जो नेशनल सतह के ऊपर तशवीश पाई जा रही है, वो तशवीश क्या है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ज़मीन की लीज़ जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू की, इस हवाले से भी हम बात करें, और ये बनना क्या था और ये बनाया क्या गया, और करप्शन दर हकीकत की कैसे गई, और ये अब डाली किन लोगों के ऊपर जा रही है। ये इतनी बड़ी खिचड़ी है कि जिसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं अगर कोई फिल्बदी बात करूंगा तो वो कहीं ना कहीं जाकर कहीं टक्कर मार देगी। ये वो मछली है जो दीवार चाट कर वापस आई है। एवेन्यू अपार्टमेंट्स की असल हकीकत क्या है, नाज़रीन ये जानना बड़ा ज़रूरी है। कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं, कौन से सहाफ़ी बाअसर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के मोहरे बनकर चीख रहे हैं। दर हकीकत 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू की ज़मीन एक होटल बनाने के लिए ली गई थी, लेकिन 50-60 सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर 263 अपार्टमेंट्स फ्लैट्स बना लिए। ये एक फ्लैट्स बनाने के लिए ज़मीन ली गई थी जिसका नाम था 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू, और उसमें फिर जब 50-60 के करीब सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स, आला दर्जे के ब्यूरोक्रेट्स, कोई ऐसा नहीं है कि वो जो नौमलूद ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये वो नहीं है, आला दर्जे के, इन्होंने पहले भी बड़ी लूट खसुट की है। उन्होंने सबने मिलकर 263 यहाँ पर अपार्टमेंट्स फ्लैट्स बना लिए हैं। यानी कि इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। लेकिन तशवीश की बात यह है कि 63 फ्लैट्स के अलावा बकिया 200 फ्लैट्स की ऑनरशिप का ही किसी को पता नहीं वो किसकी मलकियत है। लेकिन 200 ऐसे फ्लैट्स हैं, ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जिनकी मलकियत कहीं शो ही नहीं होती, यानी उनकी मलकियत इतनी होश है कि पता ही नहीं चलता ये किसके पैसे से सब कुछ बन रहा था। आवाम के पैसों से बन रहा था। आप हैरान होंगे कि इन फ्लैट्स की कम से कम कीमत 7.5 करोड़ से शुरू होकर 100 मिलियन प्लस तक जाती है। वैसे भी जहां 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग तमीर की गई है, ये हकीकत में कब्ज़े की ज़मीन थी। दोस्त ज़बरदस्ती से यहाँ बिल्डिंग खड़ी की गई है। जी हाँ, ये मोहसिन नकवी साहब ने जो पिछले दिन कहा कि मैं इसे उड़ाऊंगा तो फिर आगे इन नाजायज़ तजावज़ात की जानिब बढ़ूंगा, ये वही सारे का सारा एजेंडा है। और इसमें कुछ सहाफ़ियों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के दरमियान में कुछ इस तरह के शिगाफ अपनी बातों से और अपने वीलॉग से पैदा करने की कोशिश की है कि जिससे ये बात जाहिर हो जाए कि ये दोनों एक पेज के ऊपर नहीं है। भाई हुकूमत जिसकी है उसी का वज़ीर दाखिला है, वो एक पेज के ऊपर क्यों नहीं है? एजेंडा दोनों का सेम है। इस ज़मीन की लीज़ पहले भी आला अदलिया ने मनसूख की, लेकिन बाद में बहाल कर दी। ये बिल्कुल इसके एविडेंस भी मौजूद हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। लेकिन अफसोस चंद टाउट सहाफ़ी कानूनी अमल को सहराने की बजाय चंद सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स की चमचागिरी और चापलूसी और फ्रंट मैन बनकर सियासी ऑपरेशन के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर उतर आए हैं। हक़ाइक़ के मनाज़र और मनफी प्रोपेगेंडे, बिलखसूस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में होने वाली वो सरगर्मियाँ जो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को एक घिरे हुए तनाव के माहौल में मज़ीद मुश्किलात का शिकार बना देती हैं, वो क्या हो सकती हैं, उनको समझना इतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए ज़िंदगी गुजारना और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारना है। और ज़िंदगी तब तक नहीं गुजर सकती जब तक इन चीज़ों को हम खलासतन समझ ना लें। बोलता कालम हैरानी, और मैं यासर शमून खान सच में हैरान परेशान हूँ कि यहाँ पे एजेंडाज़ क्या हैं, लेकिन एजेंडाज़ बना क्या दिए जाते हैं। आज बहुत अहम मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए नाज़रीन जा रहा हूँ। 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू ऑपरेशन के हक़ाइक़ और मनफी प्रोपेगेंडा का पर्दा चाक करने को आज मेरा मुकम्मल तौर पे दिल है, और वो पर्दा चाक करेंगे आज के व्लॉग में। और सबसे पहले हम बात जो करनी शुरू करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू अपार्टमेंट्स की असल हकीकत है। ये असल हकीकत क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। इसके ऊपर मैंने एक तहरीर लिख रखी है, वो तहरीर मैं आपको जब पढ़ के सुना दूंगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इस हकीकत को जुटलाने के लिए सरगर्म कौन से अनासर हैं, वो कौन सा हल्का है, क्या वो कहीं सहाफ़ियों का कोई टोला तो नहीं है, और वो सरगर्म तो नहीं है, या वो किसी एजेंडे के ऊपर तो नहीं है, या वो किसी फंडिंग के ऊपर काम तो नहीं कर रहा। ये भी आज के व्लॉग में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और इसमें तशवीश जो नेशनल सतह के ऊपर तशवीश पाई जा रही है,
वो तशवीश क्या है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये भी आज के वीलॉग में हम शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़मीन की लीज़ जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू की, इस हवाले से भी हम बात करें और ये बनना क्या था और ये बनाया क्या गया और करप्शन दर हकीकत की कैसे गई और ये अब डाली किन लोगों के ऊपर जा रही है। ये इतनी बड़ी खिचड़ी है कि जिसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं अगर कोई फिल्बदी बात करूंगा तो वो कहीं ना कहीं जाकर कहीं टक्कर मार देगी। ये वो मछली है जो दीवार चाट कर वापस आई है। ये कैसे दीवार चाट कर वापस आई है आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू ऑपरेशन के हकायक और मनफी प्रोपेगेंडा का पर्दा चाक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरी वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट्स की असल हकीकत क्या है। नाज़रीन, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं, कौन से सहाफ़ी बाअसर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के मोहरे बनकर चीख रहे हैं। ये इशारा किसी ख़ास बंदे की जानिब है। एक वीला किया है उन्होंने, और उन्होंने वीला क्या किया है, बस अपने पास से एक बेरा रवि की कैफियत इख्तियार कर दी है हर जानिब पे, और हर शख्स जो है वो कंफ्यूज हुआ फिर है। लेकिन आज के वीलॉग ने इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये सारी कंफ्यूजन दूर कर देगा। दर हकीकत वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू की ज़मीन एक होटल बनाने के लिए ली गई थी, लेकिन 50-60 सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर 263 अपार्टमेंट्स फ्लैट्स बना लिए। ये एक फ्लैट्स बनाने के लिए ज़मीन ली गई थी जिसका नाम था वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू, और उसमें फिर जब 50-60 के करीब सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स, आला दर्जे के ब्यूरोक्रेट्स, कोई ऐसा नहीं है कि वो जो नौमलूद ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये वो नहीं है, आला दर्जे के, इन्होंने पहले भी बड़ी लूट खसुट की है। उन्होंने सबने मिलकर 263 यहाँ पर अपार्टमेंट्स फ्लैट्स बना लिए हैं। यानी कि इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। लेकिन तशवीश की बात यह है कि 63 फ्लैट्स के अलावा बकिया 200 फ्लैट्स की ऑनरशिप का ही किसी को पता नहीं, वो किसकी मलकियत है। यानी कि एक बिल्डिंग है, उसमें 63 फ्लैट्स का तो हम कह सकते हैं कि इस बंदे का, इस बंदे का, इस बंदे का, 63 यानी कि 63 फ्लैट्स उसके ओनर्स शो अप हैं। लेकिन 200 ऐसे फ्लैट्स हैं, ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जिनकी मलकियत कहीं शो ही नहीं होती। यानी उनकी मलकियत इतनी होश है कि पता ही नहीं चलता ये किसके पैसे से सब कुछ बन रहा था, आवाम के पैसों से बन रहा था। आप हैरान होंगे कि इन फ्लैट्स की कम से कम कीमत 7.5 करोड़ से शुरू होकर 100 मिलियन प्लस तक जाती है। अब इससे ज़्यादा तहकीक खुली मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले कोई इसे बयान भी करने की ज़रूरत रखता हो, लेकिन हक़ाइक़ बताने हैं। मोहसिन नकवी, खुदा की कसम मुझे लगता है कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए कोई अवतार बन के आया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एक दिलचस्पी रखते हैं कि अवामुल नास के लिए कुछ कर दिया जाए, लेकिन ज़ाहिर है कि ऐसे मुल्क जो पल पल के ऊपर कर्ज़े लेते हों और तकरीबन 7 दहाइयों से पस्ती का शिकार हों और बुरे तरीन मामलात में फंसे हों, जंगी मामलात भी छिड़े हों, हर तरफ से दहशत गर्दी का एक बहरान भी हो, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए यानी कि एक नया सरप्राइज़ खड़ा कर दें, वहाँ पे कोई वज़ीर आज़म या वहाँ पे कोई वज़ीर दाखिला करना भी कुछ चाहे तो उसके लिए इतनी उलझनें खड़ी कर दी जाती हैं। उलझनें खड़ी कौन करता है? नाम नेहाद चीदा सहाफ़ी। वो कौन होते हैं? वो पे रोल के ऊपर होते हैं। उनका एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ किसी के एजेंडे को उभारना होता है। फिर अर्ज़ कर देता हूँ, इसी पैराग्राफ को दोबारा पढ़ता हूँ ताकि होश गुजार रहे कि आप हैरान होंगे कि इन फ्लैट्स की कम से कम कीमत 7.5 करोड़ से शुरू होकर 100 मिलियन तक जाती है। वैसे भी जहां वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग तमीर की गई है, ये हकीकत में कब्ज़े की ज़मीन थी। दोस्त ज़बरदस्ती से यहाँ बिल्डिंग खड़ी की गई है। जी हाँ, ये मोहसिन नकवी साहब ने जो पिछले दिन कहा कि मैं इसे उड़ाऊंगा तो फिर आगे इन नजायज़ तजावज़ात की जानिब बढ़ूंगा, ये वही सारे का सारा एजेंडा है। और इसमें कुछ सहाफ़ियों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के दरमियान में कुछ इस तरह के शिकाफ अपनी बातों से और अपने वीलॉग से पैदा करने की कोशिश की है
کہ جس سے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ یہ دونوں ایک پیج کے اوپر نہیں ہیں۔ بھئی حکومت جس کی ہے اسی کا وزیر داخلہ ہے، وہ ایک پیج کے اوپر کیوں نہیں ہے؟ ایجنڈا دونوں کا سیم ہے۔ اس زمین کی لیز پہلے بھی اعلیٰ عدلیہ نے منسوخ کی لیکن بعد میں بحال کر دی۔ یہ بالکل اس کے ایویڈنس بھی موجود ہیں، اس کے ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان محترم شہباز شریف صاحب نے ان بڑے مگر مچھوں کی بدمعاشی کو ہاتھ ڈالا اور غیر قانونی بلڈنگ کے خلاف آپریشن لانچ کیا۔ آپ یقین جانیے گا کہ یہ واقعی ایک مشکل ترین فیصلہ تھا۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ وطن عزیز پاکستان میں وزیر اعظم اتنے مضبوط نہیں ہوا کرتے کہ ان بڑی مچھلیوں کو اور مگر مچھوں کو ہاتھ ڈالیں۔ یہ شاید پہلا وزیر اعظم ہے جس نے یہ جرت کر دی ہے کہ ان ناانصافیوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، ان کو بنیادوں سے ختم کر دیا جائے، اور اس میں وزیر داخلہ محسن نقوی بالکل ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ لیکن افسوس چند ٹاؤٹ صحافی قانونی عمل کو سہرانے کی بجائے چند سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کی چمچہ گیری اور چاپلوسی اور فرنٹ مین بن کر سیاسی آپریشن کے خلاف پراپوگنڈا پر اتر آئے ہیں۔ یہ آپ کو ایسے ہی بس آپ گوگل کے اوپر سرچ کریں گے، آپ یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں گے، آپ انسٹا کے اوپر سرچ کریں گے، آپ ٹویٹر کے اوپر سرچ کریں گے، آپ فیس بک کے اوپر سرچ کریں گے تو یہ چمچہ گیر صحافی آپ کو چھلانگیں مارتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ ان ٹاؤٹ صحافیوں سے سادہ سا سوال ہے، یہ ناظرین یہ میرا سوال، بلکہ یہ یوں کہہ لیجئے کہ ہر پاکستانی کا سوال ہے کہ آخر تمہاری صحافت تب کہاں تھی جب ہوٹل کے نام پر لی گئی زمین پر اپارٹمنٹس تعمیر کیے گئے؟ اتنا بڑا یہ ایجنڈا ہے اور یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ اگر اس کا جواب نہ آیا ان صحافیوں سے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کرائے کے ٹٹو ہیں۔ یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ ریاستی اثاثے پر قبضہ کیوں کر رکھا ہے، اسے ریاست کے حوالے کر کے مفاد عامہ کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ یہ سوال کرنا بھی تو بڑا مشکل ہے نا، وہ صحافی بھی بڑے باس ہیں کیونکہ وہ مگر مچھ جسے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ہاتھ ڈالنے چل پڑے ہیں اور محسن نقوی ان کی بنیادیں کھوکھلی کرنے کے لیے اپنے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یا ہر بندہ نہ محسن نقوی ہے اور نہ ہی میاں محمد شہباز شریف، یہ عام آدمی سوال کسی ویلاگر کے ذریعے یا میں اس کی ترجمانی کر دوں یا کوئی اور کر دے، یہ بھی ایک خدا کی قسم بہت بڑی جرت کی بات ہے، لیکن یہ ایسے اوباش صحافی ہیں کہ یہ کبھی بھی جواب نہیں دیں گے۔ بجائے قبضہ مافیا فراڈ الیٹ گروپ سے سوال کرنے کے کہ تم لیگل آرڈر کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دیتے ہو، بھئی سوال نہیں کرتے تم لوگ، تم آگے سے یعنی کہ اس طرح کی مغلظات بکتے ہو دو حکومتی ایسے عہدیداران کے خلاف جنہوں نے مگر مچھوں کے گریبان کو ایک سخت ہاتھ ڈالا ہے۔ حقیقت میں چند نام نہاد صحافی الیٹ مافیا کا حصہ اور ٹاؤٹس ہیں۔ حکومت نے اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک کمیٹی بھی تشکیل دی جس کو ایک وفاقی وزیر ہیڈ کر رہے ہیں، لیکن شرم آنی چاہیے ایسے صحافی کو جو جان بوجھ کر حقائق کو مسخ کر کے قانونی کارروائیوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ناظرین میں اس صحافی کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ صحافی منظر عام کے اوپر آیا ہوا ہے، محسن نقوی صاحب کو وہ لتاڑنے کی کوشش کر رہا ہے جعلی ہتھکنڈوں کے ساتھ، وزیر اعظم پاکستان کو وہ لتاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اپنے دور میں اس نے باقاعدہ طور پہ امینڈمنٹ کروائی اور پیمرا کا چیئرمین بننے کے لیے اس نے گریجویشن رکھی، ہمیں اچھی طرح یاد ہے، یعنی کہ وہ اس وقت پیمرا کی جو ایلیجیبل ایجوکیشن تھی وہ ماسٹرز تھی، لیکن انہوں نے گریجویشن کی تھی تو انہوں نے اسپیشل آرڈر کروائے کہ اب اس دور میں جو پیمرا کا چیئرمین لگے گا اس کی ایجوکیشن جو ہے وہ گریجویشن ہوگی اور وہ اس میں لگے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یاد ہوگا کہ ایک جرنل کی ریکارڈنگ بھی کچھ روز پہلے آیا کی۔ یہ در حقیقت عسکری اور حکومتی ان اہلکاروں کے خلاف ہمیشہ ہی بولتے رہتے ہیں اور اپنا ساڑ بکتے رہتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وطن عزیز پاکستان کے لیے۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو جو گردش کر رہی ہے ایک ویلاگ کی شکل میں، در حقیقت یہ ویڈیو نہیں ہے، یہ ایک چاپلوسی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت مکروہ قسم کا پراپوگنڈا ہے اور اس کے پیچھے ایک خطرناک قسم کی فنڈنگ ہے۔ ہر دور میں فٹ ہو جانے والے صحافی
ہر دور میں حکومتوں کے خلاف بولنے والے صحافی اور کبھی ان کے حق میں بولنے والے صحافی اور کبھی عسکری قیادت کو چیخ چہاڑا کرنے والے صحافی در حقیقت باعث ہوتے ہیں، پارٹی ہوتے ہیں، اور پارٹی میئر لیے ہوئے صحافی کبھی بھی ریاست کا چوتھا ستون نہیں ہو سکتے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔